पिछले क्लास में हम लोग दो स्ट्रिंग के सहायता से कोई दो स्फीयर को हम एक कॉमन पॉइंट सीलिंग पर हैंगिंग किए थे, जिसके चलते कुछ फॉर्मूला डेवलप हुआ था। उस फॉर्मूला के हिसाब से एक न्यूमेरिकल आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही और भी यहाँ कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे। तो क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकली चार्ज्ड स्फीयर ईच ऑफ मास 5 ग्राम, ग्राम है CGS यूनिट, आर सस्पेंडेड मतलब हैंगिंग करना, लटकाना, बाय थ्रेड्स मतलब स्ट्रिंग और स्ट्रिंग मतलब रस्सी, फ्रॉम कॉमन पॉइंट, दोनों का पॉइंट सेम है। कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच स्फीयर, यानी दोनों स्फीयर का चार्ज बताना है। इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग इज 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री दोनों के बीच का एंगल है, क्वेश्चन में दिया गया। एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्फीयर इज 50 सेंटीमीटर, ये भी CGS यूनिट है। डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये देखिए, एक ये स्फीयर है, एक ये स्फीयर है, चार्ज Q, मास दिया गया है क्वेश्चन में, दोनों के बीच का सेपरेशन भी दिया गया है 50 सेंटीमीटर, मीटर में लाएंगे तो 1/2 मीटर होगा। ठीक, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री दे दिया गया है क्वेश्चन में, तो इसका हाफ जो एंगल होगा, जो कि थीटा हम लोग जानते हैं, वो 45 डिग्री होगा। यही थीटा का वैल्यू होगा जो पिछले क्लास में पढ़े थे। पूछा जा रहा है कि दोनों चार्ज का वैल्यू क्या होगा, ये बताइए। जबकि मास, इस स्फीयर का नाम A, इस स्फीयर का नाम B देते हैं। मास ऑफ A बराबर मास ऑफ B बराबर 5 ग्राम। ग्राम को केजी में बदलेंगे तो 5 × 10⁻³ kg हो जाएगा। ठीक है, चलिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं पिछले क्लास वाला, यानी tan थीटा इज इक्वल टू F/m × g। यही फॉर्मूला हमने डेवलप किया था। यदि कोई स्टूडेंट वीडियो मिस कर दिया होगा देखने के लिए, तो फिर से हम बता दे रहे हैं। इधर F लगेगा, इधर mg लगेगा, इधर t sin थीटा था मेरा, ऊपर में t cos थीटा था, ये 90 - थीटा था और ये थीटा था। ठीक है, डायरेक्ट अब वहां से चलते हैं। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, यानी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू F कूलम्ब फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2/d², यानी 1/4πε0 Q1 Q2/d² डिवाइडेड बाई m × g। ठीक है, अब केवल सॉल्व करना है। tan 45 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁹। दोनों चार्ज का वैल्यू बराबर है, तो Q × Q डिवाइड D सेपरेशन 1/2 का होल स्क्वायर, पूरे का डिवीजन है। मास कितना है 5 × 10⁻³ g का वैल्यू 10, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सॉल्व करने जा रहे हैं। 1 इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q², ये 1/4 हो जाएगा, तो 4 यहाँ चला जाएगा ऊपर में, डिवाइड 5 × 10⁻³ 10 है, तो चलिए -2 लिख देते हैं। 1 इज इक्वल टू, ये 4 पहले ऊपर भेज दीजिए,
9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू क्यूब स्क्वायर इंटू 4 डिवाइड 5 इंटू 10 टू दी पावर -2। -2 पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 टू 11 हो गया इंटू क्यूब स्क्वायर इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ये इसको यहाँ ला देते हैं तो 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 11 इंटू क्यूब स्क्वायर इंटू 4। इसको सॉल्व करेंगे। यानी क्यूब स्क्वायर इज इक्वल टू 5 डिवाइड 9 इंटू 10 टू दी पावर 11 इंटू 4, यही होगा। चलिए ये 5 लिख दिया हमने, इसको 9 इंटू 4 यानी 36 लिख सकते हैं, इंटू 10 टू दी पावर 11 है तो 10 टू दी पावर 10 इंटू 10 लिख दिया, 2 बार में कैंसिल हो गया। 1/72 इंटू 10 टू दी पावर 10, ये 10 ऊपर चला जाएगा, 10 टू दी पावर -10 अपॉन 72 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 100 से अपने मन से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, इंटू 10 टू दी पावर मेंटेन करने के लिए -12 कर दिया हमने, अपॉन 72 कर दिया। लमसम ये 1 पॉइंट यहाँ पर 18 होगा, 2 बार में जाएगा, 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -12 कूलम। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आया, ये चार्ज हम लोगों का कैलकुलेट हो गया। यानी इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर आएंगे, नेक्स्ट एप्लीकेशन कूलम्स लॉ का जानेंगे। नेक्स्ट में जैसे कूलम्स लॉ के अनुसार से ये कहा गया है कि कूलम्स लॉ वैलिड है एक बार में सिर्फ 2 चार्ज के लिए। अगर 2 से ज़्यादा चार्ज हो, 3, 4, 5, 6, 10, 12 कुछ भी चार्ज हो तो क्या फोर्स कैलकुलेट नहीं हो सकता है? जरूर होगा। जैसे हम एक रैंडमली क्वेश्चंस को लेते हैं, यहाँ पर Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, चलिए ये Q5 है। रैंडमली हमने ले लिया सब चीज़ का। और यहाँ पर एक हमने Q6 ले लिया, ठीक। चलिए इसके चलते जो ये दूरी है R2, इसके चलते ये जो दूरी है R1, D भी ले सकते हैं आप, D1 D2। इसके चलते ये जो दूरी है R4, इसके चलते ये जो दूरी है R5, और इसके चलते ये जो दूरी है R3। सबके लिए हम सेपरेशन भी ले लिया। इन पांचों चार्ज के चलते Q6 पर फोर्स बताना है। तो फोर्स जो आएगा Q1 के चलते F1, Q2 के चलते F2, Q3 के चलते F3, Q4 के चलते F4 और Q5 के चलते F5। इतने प्रकार का फोर्स आया, सबको सम करेंगे। और जानते हैं कूलम फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको वेक्टरली ऐड करेंगे, न कि सिंपली हम जैसे ऐड करते हैं 2 + 4 6, ऐसे नहीं, वेक्टरली ऐड करेंगे। तो फोर्सेस ड्यू टू Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 are F1, F2, F3, F4, F5 रिस्पेक्टिवली। इतना फोर्स डेवलप होगा। तो नेट फोर्स जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स या
नेट कूलम्ब्स फोर्स ऑन Q6 ड्यू टू Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 R is equal to F1 vector plus F2 vector plus F3 vector plus F4 vector plus F5 vector। ये हुआ वेक्टरली ऐड। लेकिन यहाँ पर लिख देने से केवल ये क्वेश्चन बन नहीं जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बन नहीं जाएगा, इसका मेथड सीखना पड़ेगा। ये तो सिर्फ एक हमने प्रोसेस बता दिया कि वेक्टरली ऐड करना है। 5 चार्ज है, 6 पर निकलना है, यानी छठे चार्ज पर निकलना है तो 5 तक होती है। अगर n चार्ज होता तो n तक ये ऐड करते हैं। लेकिन वेक्टरली कैसे सॉल्व होगा उसका भी एक अपना प्रोसेस होता है, उसको हमको जानना पड़ेगा। अगर वो नहीं जानेंगे तो इस कंसेप्ट का कोई मतलब नहीं बन जाता है, कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग सुपरपोजिशन कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कैसे वेक्टरली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। उसके पहले हम लोग वेक्टर के एडिशन का कुछ रूल जानेंगे। रूल में ये है कि f वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट अंडर f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2 f1 F2 cos थीटा। ये दो फोर्स का सम है एंड डायरेक्शन tan अल्फा बराबर में F1 साइन थीटा बाई F2 प्लस F1 cos थीटा, ये डायरेक्शन है। इसी वेक्टर के फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम 2 क्वेश्चन लेकर के इस टॉपिक को फिनिश करेंगे, 2 क्वेश्चन बना करके इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, यहाँ भी 10 कूलम, यहाँ भी 10 कूलम, यहाँ भी 10 कूलम। चार्ज सब सेम नेचर का है। आप डिफरेंट भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि सेम नेचर का ही रखिए या बुक में सेम नेचर का ही देगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ए बी सी हम नाम दे दिया। क्वेश्चन में कहा जाएगा कि सी पर फोर्स निकालिए, कूलम फोर्स बी और ए के चलते। क्वेश्चन में कह सकता है बी पर फोर्स निकालें ए और सी के चलते। क्वेश्चन में यह भी कह सकता है कि ए पर फोर्स निकालें बी और सी के चलते। चलिए हम कोई एक जगह का फोर्स कैलकुलेट करते हैं। फाइंड द नेट फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए एंड बी। ठीक, क्वेश्चन लिखने के बाद एक बार डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा हमको, तभी हम डायरेक्शन बता पाएंगे। ए के चलते सी पर फोर्स का डायरेक्शन पहले देखना पड़ेगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, रिपल्सन होगा 10 कूलम 10 कूलम, यानी रिपल्सन के लिए इस डायरेक्शन में होगा F1, नाम दे दिया।
ये बी के चलते सी पर फोर्स सब निकालेंगे, दोनों सेम नेचर, रिपल्सन होगा, ये इधर जाएगा, नाम दे दिया F2। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये दोनों साइड के बीच का एंगल 60 डिग्री, ये सभी लोग जानते होंगे। जब ये 60 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये भी 60 डिग्री होगा ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, और हिंदी में बात करें तो शीर्षाभिमुख कोण। सबसे पहले हम दो फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे। F1 का वैल्यू 1/4πε0। कौन कौन चार्ज पार्टिसिपेट है तो 10 कूलम है, 10 कूलम 10 × 10। डिस्टेंस क्या है तो 1 है, इसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹ × 10 × 10 कितना हो गया तो 9 × 10⁻11 न्यूटन। ये हमने F1 कैलकुलेट कर लिया। उसी प्रकार से F2 निकालेंगे 1/4πε0। चार्जेस B और C के चलते बात कर रहे हैं, × 10 बाई डिस्टेंस क्या है 1, तो 9 × 10⁻9 × 100 सॉल्व करेंगे 9 × 10⁻11 न्यूटन। F2 दो फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया। अब वेक्टरली इसको ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे। वेक्टर का मेथड अभी जस्ट क्वेश्चन देने से पहले ही बताया गया है। नेट फोर्स Fn इज इक्वल टू √अंडर F1² प्लस F2²। वेक्टर नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं फिलहाल, 2F1 F2 cos थीटा। F1 का वैल्यू अभी कैलकुलेट किए हैं 9 × 10⁻11 का होल स्क्वायर, 9 × 10⁻11 का होल स्क्वायर, 2 × 9 × 10⁻11 9 × 10⁻11 cos 60 डिग्री, और cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। 9 × 10⁻, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और इस जगह भी 2 है, तो क्या हम 9 × 10⁻11 बाहर ले सकते हैं? बाहर हम आउट कर दिया, 1 यहाँ बच गया, +1 बच गया, +2 × cos 60 का वैल्यू 1/2 कैंसिल हो गया, 9 × 10⁻11 हो गया इंटू √1 + 1 + 1 √3। ये Fn का मैग्नीट्यूड हुआ, नेट फोर्स का वैल्यू हुआ। लेकिन ये नेट फोर्स का केवल मैग्नीट्यूड हुआ। अब हमको डायरेक्शन की बात करना है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, और बिना डायरेक्शन के ये संभव ही नहीं है कि ये पूरी तरह से सही हो। इसलिए tan अल्फा इज इक्वल टू F1 sin थीटा डिवाइडेड बाई F2 प्लस F1 cos थीटा। F1 का वैल्यू 9 × 10⁻11 sin 60 बाई 9 × 10⁻11 9 × 10⁻11 cos 60 दोनों में है, ऊपर भी है, कैंसिल कर सकते हैं। 9 × 10⁻11 sin 60 का वैल्यू √3/2 डिवाइड 9 × 10⁻11 1 प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2 कैंसिल कैंसिल। सॉल्व किया हमने, tan अल्फा बराबर में √3/2 डिवाइड ये 3/2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, tan अल्फा बराबर में √3/3 कैंसिल होगा √3 बार में, यानी tan अल्फा बराबर में 1/√3। तो अल्फा का वैल्यू जरूर होना चाहिए 30 डिग्री, क्योंकि 1/√3 tan में 30 डिग्री का ही वैल्यू होता है। रिजल्टेंट एंगल भी हमने निकाल लिया। तो जो नेट फोर्स होगा वो जस्ट बीचों बीच ही पास होगा। कितना वैल्यू लेकर के पास होगा? तो वैल्यू हमने सॉल्व किया है 9 × 10⁻11 √3, और कितना एंगल पर पास करेगा? तो 30 डिग्री पर पास करेगा। ये मैग्नीट्यूड होगा नेट फोर्स का, और ये डायरेक्शन होगा।
तो डायरेक्शन किस फोर्स से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं? F1 से भी 30 डिग्री बनाएगा, F2 से भी 30 डिग्री बनाएगा, यानी F1 से भी 30 डिग्री बनाया और F2 से भी 30 डिग्री बनाया। यदि यहाँ पर 15 डिग्री होता F1 से तो F2 से 45 डिग्री होता। ठीक है, तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है? चलिए, ये तो तीन चार्ज लिया हमने। अगर 4 चार्ज की बात करते हैं, 4 चार्ज पर क्वेश्चन आता तो कैसे बनाते हैं? ये स्क्वायर है, यहां भी क्यू प्लेस किया, यहां भी क्यू प्लेस किया, यहां भी क्यू प्लेस किया, यहां भी क्यू प्लेस किया। ठीक, सब 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर है ना। ए बी सी और डी। ठीक है, 4 सब आपस में बराबर है। हमको फाइंड करना है, फाइंड नेट कूलम फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए बी एंड डी। ए बी डी के चलते, 3 चार्ज के चलते। पहले भी बोल चुके हैं, क्वेश्चन लिखने के बाद एक बार फिर डायग्राम बनाना जरूरी होता है, क्योंकि डायरेक्शन जब तक से फाइंड नहीं होगा आप इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। चलिए, ए के चलते देखते हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्सन होगा इस डायरेक्शन में F1। बी के चलते रिपल्सन होगा F2, और तीसरे फोर्स के चलते भी रिपल्सन होगा, यानी F3 है ना। स्क्वायर है, हर एक एंगल 90 डिग्री, जो भी एंगल होगा वो सब 90 डिग्री का होगा। 90 ए और सी के बीच का सेपरेशन या डिस्टेंस जरूर चाहिए, तो लाइन ज्वाइनिंग मिलाएंगे, यानी ये स्क्वायर का डायगोनल बना, और डायगोनल स्क्वायर का होता है √2a। √2a के जगह पर साइड कितना है? तो 1, अर्थात √2 मीटर। ठीक, अब हम 1 बाई 1 करके टोटल फोर्स कैलकुलेट करेंगे, यानी F1 का वैल्यू आया 1/4πε0 Q बाई F1 डायगोनल के चलते ही हैं, √2 का स्क्वायर करेंगे, यानी F1 का वैल्यू आया Q²/4πε0 × 2 फर्स्ट। उसी तरह F2 कैलकुलेट करेंगे 1/4πε0, और यहाँ से Q × Q/1 मीटर है तो 1 का स्क्वायर, यानी F2 का वैल्यू आ गया 1/4πε0 Q²। सेकेंड, उसी तरह थर्ड F3 1/4πε0 Q × Q/1², अर्थात Q²/4πε0। ये F3 आया। 3 फोर्स आया, और वेक्टर में एक साथ में 2 ही फोर्स को सेलेक्ट किया जाता है, और कूलम्स लॉ भी यही कहता है कि एक बार में 2 फोर्स को सेलेक्ट करें। यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे, ये इस डायरेक्शन में गया था और एक इधर गया था, यही ना था। ये शायद हम लोगों का ये F1 था, ये F2 था, और ये F3 था। ठीक है, ये F2 था, ये F3 था। ठीक है, तो कितना कितना वैल्यू आया ये आप जानते ही हैं।
इसका वैल्यू आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई 2। इसका वैल्यू आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर सिंपली, और इसका वैल्यू आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर। इतना आया था। ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। ठीक, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। फॉर F2 एंड F3 Fn निकाल लेंगे रूट अंडर F2 का स्क्वायर F3 का स्क्वायर प्लस 2 F2 F3 cos थीटा। दोनों वैल्यू बराबर है तो कांस्टेंट कुछ मान लेते हैं अपने मन से। a मान लेते हैं या कुछ भी मान सकते हैं, चलिए x मान लेते हैं। इतने टर्म को हमने x मान लिया और इतने टर्म को भी हमने x मान लिया, चूंकि दोनों का वैल्यू आपस में बराबर है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स cos 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू 0 होता है। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर आया, यानी x रूट 2 आया, यानी x का वैल्यू पुट कर दीजिए क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर 2। ये Fn का वैल्यू आया। चलिए इसका डायरेक्शन भी फाइंड कर लेते हैं। tan अल्फा बराबर में यानी F2 और F3 है, F2 साइन थीटा बाई F3 प्लस F2 cos थीटा। F2 का वैल्यू x माना गया है, x साइन 90 डिग्री x प्लस x cos 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू 0, साइन 90 का वैल्यू 1 बाई x, कैंसिल होके 1। tan अल्फा का वैल्यू 1 आया, यानी अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री। यानी जो नया वाला फोर्स बनेगा वो इसी के डायरेक्शन में जाएगा, यानी Fn। ठीक ना, नया वाला फोर्स इसी के डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि 45 डिग्री का एंगल बन रहा है नया वाले फोर्स का, यानी 45 डिग्री। अब मेरे पास दो फोर्स बच गया, F1 और Fn। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स आएगा यानी दोनों जो फोर्स है अब एक ही डायरेक्शन में है, तो वेक्टर में ये कहा गया है कि जब दो फोर्स या 3 फोर्स या 4 फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो तो चारों फोर्स को सिंपली ऐड कर देते हैं, जैसे अलजेब्रिक ऐड होता है 2 + 4 6, उसी प्रकार से इसको भी ऐड कर देते हैं। और डायरेक्शन जो होगा रिजल्टेंट का वो इधर ही होगा जिधर पहले से ये दोनों फोर्स डायरेक्टेड है। नाउ रिजल्टेंट कूलम्ब फोर्स या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स सिंपली ऐड करेंगे F1 प्लस में Fn। कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई 2 प्लस, और Fn का वैल्यू हम कितना लाए हैं, तो Fn का वैल्यू लाए हैं क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर 2। ये सिंपली ऐड कर देंगे और ये मेरा फाइनल आंसर होगा न्यूटन। ये आंसर हो गया। इसी मेथड से 4 फोर्स होता, F1 F2 F3 F4, तो एक बार में 2 को सेलेक्ट करते हैं जो रिजल्टेंट मिलता, तीसरे या चौथे के साथ फिर रिजल्टेंट आता, फिर वो जो रिजल्टेंट आता चौथे के साथ फाइनल सॉल्व करते हैं,
और देन फाइनल आंसर मेरा होता। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। चलिए, बेसिक रूप से कूलम्ब्स लॉ का या कूलम्ब्स लॉ पर आधारित जो क्वेश्चन है वो हमने सीख लिया इतने क्लास में, 3-4 क्लास में। अब जो हम लोग सीखेंगे वो वेरिएबल चार्ज के चलते, यानी 2 चार्ज तो लेना है, एक चार्ज को हम वेरिएबल रख देंगे और दूसरे चार्ज को हम फिक्स्ड चार्ज रख देंगे, यानी कांस्टेंट चार्ज। तब उस टाइप के क्वेश्चंस को कूलम्ब्स लॉ के सहायता से कैसे बनाएंगे उसको हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को क्वेश्चन हम प्रोवाइड करा देंगे, उसको बनाइएगा और बनाने के बाद जो डाउट्स होगा वो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद टिपिकल टाइप का प्रॉब्लम जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, जो वेरिएबल टाइप का प्रॉब्लम होगा, जो वेरिएबल टाइप ऑफ चार्ज पर डिपेंड करेगा, उसको हम लोग सीखेंगे अगले क्लास में। और उसके साथ ही हम लोगों का कूलम्ब्स लॉ पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, यानी अगले क्लास में आप लोगों का कूलम्ब्स लॉ कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही।